तारीख थी 6 नवंबर 1983। जगह थी हॉकिंस, इंडियाना। ये एक बिल्कुल सिंपल सा अमेरिकन टाउन था जहां कभी कुछ खास नहीं होता था, लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है एक यूएस गवर्नमेंट लैब से, जहां एक साइंटिस्ट अपनी जान बचाकर भाग रहा था। अचानक अंधेरे में किसी इनविजिबल चीज ने उस पर हमला कर दिया। कुछ बहुत ही खौफनाक वहां मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ हमारे मेन हीरोज माइक, डस्टिन, लूकस और विल बायर्स अपने बेसमेंट में डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम खेल रहे थे। रात को जब गेम खत्म हुआ तो विल अपनी साइकिल लेकर घर के लिए निकला। रास्ते में लैब के पास वाले जंगल में विल के सामने वही अजीब सा क्रीचर आ गया। वो डर के मारे घर की तरफ भागा, लेकिन उस जानवर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और अगले ही पल विल बायर्स हवा में गायब हो गया। बस गायब। अगली सुबह विल की मां जॉयस बायर्स परेशानी में दौड़ते हुए पुलिस चीफ जिम हॉकर के पास गई। हॉपर, जो कि काफी लेजी किस्म का पुलिस वाला था, उसने कहा, रिलैक्स जॉयस, बच्चा है, कहीं खेलने गया होगा। लेकिन जॉयस का दिल कह रहा था कि मामला कुछ और ही है। इसी बीच जंगल में एक लड़की मिलती है। उसके बाल मुंडे हुए यानी शेव थे। उसने हॉस्पिटल का गाउन पहना था और उसके हाथ पर 011 का टैटू बना था। इस लड़की का नाम था 11। वो भूखी प्यासी एक डाइनर में पहुंची। डाइनर का ओनर बेनी उसे खाना खिलाता है और सोशल सर्विसेज को फोन करता है, लेकिन मदद की जगह वहां डॉक्टर ब्रेनर के एजेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें 11 पापा बुलाती है। एजेंट्स ने बेनी को मार दिया और 11 को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन 11 कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। उसके पास टेलीकिनेटिक पावर्स थी, मतलब वो अपने दिमाग से चीजें हिला सकती थी। वो उन एजेंट्स को मारकर वहां से बच निकली। जंगल में विल को ढूंढते हुए माइक और उसके दोस्तों को विल तो नहीं मिला, पर 11 मिल गई। बारिश हो रही थी, इसलिए उन्होंने उसे माइक के बेसमेंट में छुपा दिया। अब कहानी अलग अलग ट्रैक्स पर चलती है। पहले बच्चों की बात करते हैं। 11 ने उन्हें बताया कि बैडमैन उसके पीछे पड़े हैं। जब उसने विल की फोटो देखी तो उसने इशारा किया कि विल अभी जिंदा है। बोर्ड गेम को पलटकर उसने समझाया कि विल अपसाइड डाउन दुनिया में है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया जैसी ही है, पर काफी डार्क और सड़ी हुई है, और वहां विल को डेमीगॉर्गन नाम का मॉन्स्टर ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ टीनेजर नैन्सी व्हीलर यानी माइक की बहन और उसकी फ्रेंड बार्ब एक पार्टी में गए थे। जब नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ बिजी थी, तब बार्ब स्विमिंग पूल के किनारे अकेली बैठी थी। अचानक डेमीगॉर्गन आया और बार्ब को खींचकर अपसाइड डाउन ले गया। किसी ने कुछ नहीं देखा सिवाय जोनाथन यानी विल के भाई के, जो वहां चुपके से फोटोज ले रहा था, क्योंकि वो भी विल को ढूंढने अपना कैमरा लेकर निकल पड़ा था। अगले दिन जब बार्ब स्कूल नहीं आती, तब नैन्सी बार्ब के बारे में सबसे पूछताछ करने लगती है। उसे पता चलता है कि वो कल रात से घर नहीं आई है। तब नैन्सी, बार्ब के पेरेंट्स और सभी लोग विल के साथ साथ बार्ब को भी ढूंढने लगते हैं। स्टीव, नैन्सी और उनके दोस्तों को पता चलता है कि जोनाथन चुपके से उनकी फोटोज ले रहा था। स्टीव को इस बात का गुस्सा आता है और वो उसकी फोटोज फाड़कर फेंक देता है और उसका कैमरा तोड़ देता है। पर नैन्सी को जोनाथन के लिए बुरा लगता है और इसी बात पर उसका स्टीव के साथ झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान नैन्सी को उन फाड़कर फेंके हुए टुकड़ों में बार्ब की भी फोटो दिखाई देती है। वो उन टुकड़ों को समेटकर अपने साथ ले जाती है। घर जाकर जब वो बार्ब की फोटो को जोड़ती है, तब उसे एक मॉन्स्टर जैसी चीज बार्ब के पीछे दिखाई देती है। वो बिना कुछ देर किए जोनाथन के पास इस बारे में जानने के लिए चली जाती है। जोनाथन उस तस्वीर को एनहांस कर देता है तो उन्हें वो बिना शक्ल वाला मॉन्स्टर साफ दिखाई देता है। पुलिस चीफ हॉपर का इन्वेस्टिगेशन उसे हॉकिंस लैब की ओर ले जाता है। उसे उस लैब के साइंटिस्ट और वर्कर पर शक होने लगता है, इसलिए वो उस लैब के बारे में और रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है, जहां उसे प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के बारे में पता चला। टेरी ईव्स नाम की एक औरत, जिसके ऊपर हॉकिंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, वो कहती थी कि डॉक्टर ब्रेनर ने उसकी बेटी जेन को चुरा लिया था। असल में जेन ही 11 है, जिसे लैब में ट्रेन किया जा रहा था ताकि वो रशियंस की जासूसी कर सके। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान 11 ने गलती से मॉन्स्टर को टच कर लिया और दो दुनियाओं के बीच का गेट खुल गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जॉयस को लगने लगा कि वो पागल हो रही है, क्योंकि उसे अजीब फोन कॉल्स आ रहे थे जिसमें सिर्फ सांसें सुनाई देती थी। उसे एहसास हुआ कि विल लाइट्स के थ्रू बात कर रहा है। उसने दीवार पर अल्फाबेट्स पेंट किए और क्रिसमस लाइट्स लगा दी। विल ने लाइट्स जलाकर सिग्नल दिया, RIGHTHERE, राइट हेयर। लेकिन जब जॉयस ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो विल ने स्पेल किया RUN, रन, भागो, और तभी दीवार फट गई और मॉन्स्टर बाहर आ गया।
इसी बीच पुलिस को झील यानी क्वारी में एक बॉडी मिली। सबको लगा कि ये विल है। माइक को 11 पर बहुत गुस्सा आया कि उसने झूठ बोला, लेकिन 11 ने अपनी पावर से वॉकी टॉकी पर विल की आवाज़ सुनाई। विल जिंदा था, बस कहीं फंसा हुआ था। माइक ये बात डस्टिन और लूकस को बताता है। पहले तो उन्हें माइक की बातों पर यकीन नहीं होता, पर माइक पूरे दावे के साथ कहता है कि उसने वॉकी टॉकी पर विल की आवाज़ सुनी थी। हालांकि आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, पर वो विल ही था। माइक उन्हें समझाता है कि वॉकी टॉकी की रेंज कम होने की वजह से 11 फिर से विल को कांटेक्ट नहीं कर पा रही, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं। 11 का भेस बदलना पड़ेगा। वो उसे एक ब्लॉन्ड विग और पिंक ड्रेस पहनाकर चुपके से स्कूल ले जाते हैं ताकि वहाँ का पावरफुल रेडियो यूज़ करके विल से कांटेक्ट कर सकें। उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। 11 रेडियो चैनल ट्यून करती है और विल की आवाज़ सुनाई देती है, पर इस चक्कर में हाई वोल्टेज की वजह से रेडियो जलकर खाक हो जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब डस्टिन और लूकस को भी पूरा विश्वास हो जाता है कि विल जिंदा है। चीफ हॉपर को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। स्टेट पुलिस ने अचानक केस अपने हाथ में ले लिया था और किसी को बॉडी के पास जाने नहीं दिया। हॉपर चुपते से मॉर्ग में घुस जाता है और जब उसने विल की बॉडी को काट कर देखा तो अंदर से सिर्फ रुई निकली। वो बॉडी नकली थी। हॉपर समझ गया कि हॉकिंस लैब और डॉक्टर ब्रेनर कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। हॉपर उसी रात लैब में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घुस जाता है। वो वहाँ एक अजीब सी सड़ी हुई दीवार देखता है, मानो कोई दूसरी डरावनी दुनिया में जाने का एक दरवाज़ा हो। पर इससे पहले वो और कुछ कर पाता, डॉक्टर ब्रेनर के सोल्जर्स उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। अगले दिन जब वो आंख खोलता है तो उसे एहसास होता है कि वो अपने ही घर में है। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि हॉकिंस लैब में कुछ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ चल रही है। अब बच्चों के दिमाग में सवाल था कि विल को बचाने के लिए उस दूसरी दुनिया में कैसे जाएं। वो पहुंचे अपने साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क के पास। मिस्टर क्लार्क ने उन्हें द फ्ली एंड द एक्रोबैट थ्योरी समझाई। उन्होंने कहा, सोचो एक रस्सी है, एक एक्रोबैट यानी एक इंसान उस रस्सी पर सिर्फ आगे या पीछे चल सकता है, लेकिन एक फ्ली यानी पिस्सू उस रस्सी के साइड में और नीचे भी जा सकती है। वो डायमेंशन बदल सकती है। मिस्टर क्लार्क ने बताया कि डायमेंशंस के बीच ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगी। डस्टिन का दिमाग चला। उसने सोचा, अगर कोई बड़ा गेट खुला है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, मतलब उनका कंपास नॉर्थ की जगह उस गेट की तरफ पॉइंट करेगा। बस फिर क्या था, सारे बच्चे अपना कंपास लेकर गेट ढूंढने निकल पड़े। बच्चे कंपास फॉलो करते हुए लैब की तरफ जा रहे थे, लेकिन 11 डर रही थी। वो जानती थी कि वहाँ वही मॉन्स्टर है, डेमीगॉर्गन, और वो नहीं चाहती थी कि माइक और बाकी बच्चे खतरे में आए। इसलिए उसने चुपके से अपनी पावर्स यूज करके कंपास की सुई को मैनिपुलेट कर दिया ताकि वो लोग गोल गोल घूमकर लैब तक ना पहुंच सके। लेकिन लूकस को शक हो गया। उसने रियलाइज किया कि वो लोग वहीं घूमकर वापस आ गए हैं। उसने समझ लिया कि 11 उन्हें भटका रही है। इस बात पर लूकस और माइक में भयंकर लड़ाई हो गई। माइक 11 को डिफेंड कर रहा था और लूकस उसे क्रेटर बोल रहा था। बात हाथापाई तक पहुंच गई। माइक को बचाने के लिए 11 ने गुस्से में लूकस को हवा में उठाकर फेंक दिया। लूकस बेहोश हो गया, माइक डर गया और 11 वहां से भाग गई। ग्रुप टूट गया। इसी दौरान नैन्सी और जोनाथन ने डिसाइड किया कि वो पुलिस के भरोसे नहीं बैठेंगे। वो दोनों खुद मॉन्स्टर को मारने के लिए जंगल में निकल पड़े। वहां उन्हें एक जख्मी हिरन मिला, लेकिन अगले ही पल किसी चीज ने उस हिरन को खींच लिया। उन्होंने खून के निशान फॉलो किए और एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के तने में एक अजीब सा छेद था जो म्यूकस से भरा हुआ था। ये एक छोटा सा टेम्पररी गेट था। नैन्सी बिना सोचे समझे उसके अंदर घुस गई। अंदर जाते ही नैन्सी अपसाइड डाउन में पहुंच गई। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। उसने वहां डेमीगॉर्गन को एक दूसरे शिकार को खाते हुए देखा। नैन्सी की सांस अटक गई। वो गलती से एक सूखी टहनी पर पैर रख देती है और मॉन्स्टर का ध्यान उस पर चला जाता है। नैन्सी चिल्लाई और जोनाथन ने वक्त रहते उसे पेड़ के बाहर खींच लिया। वो दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन अब नैन्सी पूरी तरह से हिल चुकी थी। अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे होने के कारण उस रात एक साथ नैन्सी के घर रहने का डिसाइड कर लेते हैं। पर उसी रात वहां स्टीव नैन्सी को सॉरी बोलने चुपके से उसके कमरे में आता है और वो वहां नैन्सी और जोनाथन को देख लेता है। उन दोनों को एक साथ देखकर वहां से चुपके से गुस्से में चला जाता है। अगली सुबह नैन्सी और जोनाथन भी डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो पूरी तैयारी से उस मॉन्स्टर को मारने चले जाएंगे। इसलिए वो बहुत सारे हथियार खरीद लेते हैं। पर रास्ते में उन्हें स्टीव मिल जाता है। वो नैन्सी को बहुत सुनाता है, उसे बहुत ही भला बुरा कहता है। इसी कारण जोनाथन और स्टीव में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट हो जाती है, जिसमें जोनाथन स्टीव को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। इसी कारण पुलिस जोनाथन को अरेस्ट कर लेती है। वहां दूसरी तरफ हॉपर जॉयस को उसके साथ जो भी हुआ है वो सब कुछ बता देता है। अब वो दोनों एक साथ उस लैब के बारे में पता लगाने के लिए टेरी ईव्स यानी 11 की मां के घर, जो कि एक दूसरे शहर में है, उसके पास चले जाते हैं।
वहां उन्हें पता चलता है कि टेरी अब हॉकिंस लैब में हुए उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से दिमाग पर असर होने की वजह से अब चल फिर नहीं सकती और कुछ बोल भी नहीं सकती। उसकी बहन ही अब उसकी देखभाल कर रही है। वो हॉपर और जॉयस को एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताती है और जेन नाम के बारे में पूछने पर वो उन्हें बताती है कि जेन नाम की टेरी की कोई लड़की है ही नहीं। टेरी जब प्रेग्नेंट थी तो डिलीवरी के वक्त ही उसका बच्चा मर गया, पर टेरी को अब भी लगता है कि उसकी बेटी जिंदा है और डॉक्टर ब्रेनर ने उसे अपने साथ रखा हुआ है। अब सबको समझ आ गया था कि खतरा कितना बड़ा है। माइक और 11 की सुलह हो गई जब 11 ने उन्हें पुलिस से बचाया। 11, माइक और उसके दोस्त घर वापस आते वक्त डॉक्टर ब्रेनर के आदमी 11 को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, पर वो बच्चे किसी तरह उनसे बच निकलकर कहीं जाकर छुप जाते हैं। जॉयस को जॉनथन के अरेस्ट के बारे में पता चलने पर वो हॉपर को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। उसी वक्त वहां पर एक माँ और बेटा कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन आए होते हैं। ये वही लड़का है जो माइक और डस्टिन को बुली यानी परेशान कर रहा था और 11 ने अपनी पावर से उसका हाथ तोड़कर उन दोनों को बचाया था। इसी की कंप्लेंट लिखवाने वो वहां आए थे। ये सुनकर हॉपर को पता चल जाता है कि टेरी की कहानी सच है, यानी टेरी की बेटी की मौत डिलीवरी के टाइम नहीं हुई थी। डॉक्टर ब्रेनर ने उसे चुरा लिया था और उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। हॉपर बिना कुछ देरी किए वॉकी टॉकी की मदद से विल को कांटेक्ट करता है और उन बच्चों को 11 के साथ जॉयस के घर ले आता है। फाइनली सब लोग जॉयस के घर मिले। अब वो विल से कांटेक्ट करने के लिए उन्होंने स्कूल में सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक बनाया, जिसकी मदद से 11 विल को ढूंढ सके। 11 ने कंफर्म किया कि विल जिंदा है लेकिन कमजोर है। प्लान सिंपल था, हॉपर और जॉयस लैब जाएंगे और उस अजीब से सड़े हुए गेट से अपसाइड डाउन में जाकर विल को बचाएंगे। पर जब वो लैब में जाते हैं तब उन्हें डॉक्टर ब्रेनर के आदमी पकड़ लेते हैं और उनकी पूछताछ करने लगते हैं। डॉक्टर ब्रेनर वहां हॉपर से एक सौदा करता है कि वो उन दोनों को अपसाइड डाउन में जाने देंगे अगर वो उन्हें 11 इस वक्त कहां पर है ये बता दे तो। हॉपर मान जाता है और डॉक्टर ब्रेनर को बताता है कि 11 स्कूल में है और उनसे कहता है कि 11 के साथ जो भी बच्चे हैं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ब्रेनर भी मान जाता है। वो हॉपर और जॉयस को हैजमैट सूट और कुछ हथियार देकर अपसाइड डाउन में भेज देता है। नैन्सी और जॉनथन ने डिसाइड किया कि वो अपने घर पर ट्रैप्स लगाएंगे और मॉन्स्टर को वहीं मारेंगे। रात को नैन्सी और जॉनथन ने मॉन्स्टर को बुलाने के लिए अपने हाथ काटकर खून बहाया। सरप्राइज एंट्री मारी स्टीव ने, जो जॉनथन के घर उससे बात करने वहां आया था। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसने मॉन्स्टर की अपने स्पाइक्ड बैट से जबरदस्त धुलाई की। उन्होंने मॉन्स्टर को आग लगाई, लेकिन वो भाग गया। स्कूल में एजेंट्स ने बच्चों को घेर लिया। 11 ने एजेंट्स को मारा, लेकिन खून की बदबू से डेमोगॉगन वहां आ गया। जब मॉन्स्टर क्लासरूम में घुसा तो 11 ने अपनी आखिरी सांस तक ताकत लगाई। उसने माइक को गुड बाय बोला और मॉन्स्टर को डिसइंटीग्रेट यानी भस्म कर दिया, पर खुद भी गायब हो गई। वहीं अपसाइड डाउन में हॉपर और जॉयस को विल मिल गया। उसके गले में एक अजीब सा एलियन पाइप फंसा हुआ था। हॉपर ने उसे निकाला और CPR दिया। विल की सांस वापस आ गई। 1 महीने बाद सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हॉपर जंगल में एगोज रख रहा था, जो एल का फेवरेट डिश है। इसका मतलब 11 अभी भी जिंदा है। और लास्ट सीन में विल ने वॉशरूम में एक स्लग थूका, जिसे हम अपसाइड डाउन का एक कीड़ा भी बोल सकते हैं, और उसे फिर से अपसाइड डाउन दिखाई दिया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सीजन 2 में क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें।